हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 फर्स्ट अध्याय समुच्चय। तो बिना समय गंवाए देखते हैं समुच्चय होता क्या है। समुच्चय का अर्थ है किसी व्यक्ति हो, वस्तु हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसका संग्रह रख दिया जाए तो संग्रह समुच्चय होता है। लेकिन प्रश्न ये बनता है कि क्या सभी संग्रह समुच्चय होगा? तो नहीं। समुच्चय होने के लिए कौन सा कंडीशन होना चाहिए? समुच्चय होने के लिए कंडीशन क्या है उसमें देखेंगे। जैसे अगर हम बात कर लें कि सम संख्याओं का समुच्चय, सम संख्याओं का समुच्चय, तो सम संख्याओं का समुच्चय जब कहा गया है तो सम संख्याओं के अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होना चाहिए। अगर कोई विषम संख्या आ गया और वह सम नहीं है तो संख्याओं का एक समुच्चय, एक संग्रह तो बनेगा लेकिन वो समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करेगा। इसी तरह से अगर हम कह दें फलों का संग्रह, अगर आपके सामने फलों का ढेरी हो, फलों का संग्रह हो और आपसे पूछा जाए कि क्या फलों का जो संग्रह है, जो फलों की ढेरी है, वह समुच्चय होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कौन कौन से फल है ये नहीं देखना है, बस ये देखना है कि जो भी है सभी को फल के नाम से जाना जाता है। अगर उन फलों में कहीं कोई सब्जी रख दिया गया, सब्जी मतलब कोई भी सब्जी हो, तो ऐसे कंडीशन में वो संग्रह होगा। वही फल और सब्जी एक साथ मिलकर के ढेरी बन गया, लेकिन अब वह ना तो सब्जी के लिए समुच्चय कहलाएगा और ना तो फल के लिए समुच्चय कहलाएगा। इस तरह से समुच्चय होने के लिए जो भी संग्रह बनेगा उन संग्रह में वस्तुओं का एक गुण मिलना चाहिए। अब जैसे अगर बात कर लें कि किसी विद्यालय के कक्षा 11 के छात्रों का संग्रह, अब छात्रों का संग्रह, अब इसका मतलब है कि विद्यालय में तमाम कक्षाएं होती हैं लेकिन उन कक्षाओं में से केवल कक्षा 11 की छात्र की बात किया गया है। अगर कक्षा 11 के छात्र को छोड़ करके किसी दूसरे क्लास का छात्र अगर संग्रह में आके खड़ा हो जाएगा तो वह संग्रह तो बन जाएगा लेकिन क्या है, समुच्चय को प्रदर्शित नहीं करेगा। क्योंकि अन्य छात्र जो कक्षा 11 से संबंध रखते हैं, अगर उसमें कोई दूसरा छात्र आ जा रहा है और किसी दूसरे क्लास से संबंध रखता है तो वो उसका गुण इन छात्रों से भिन्न हो गया क्लास के संपर्क में, इसलिए संग्रह तो बनेगा लेकिन वह समुच्चय नहीं होगा। तो समुच्चय तभी हो सकता है जब कई वस्तुओं का संग्रह हो और उनका आपस में एक गुण मैच करता हो, तो वह संग्रह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। अदरवाइज सभी क्या होते हैं? संग्रह होते हैं। इसी क्रम में और भी देख लीजिए, जैसे अगर बात कर लें कि स्वरों का संग्रह। अब अगर स्वर माने कौन सा? अंग्रेजी के स्वर, अंग्रेजी के स्वरों की बात कर लें तो अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह अगर हम मिलाएं तो ए, ई, आई, ओ, यू। अब इस 5 अक्षर के अलावा अगर कोई छठा अक्षर लिख देंगे तो वह अक्षरों का संग्रह बन जाएगा। लेकिन बात हो रही है स्वरों का, तो स्वरों का संग्रह नहीं होगा। और स्वरों का जब संग्रह हो तो केवल स्वर होगा और ये स्वरों का संग्रह क्या कहलाएगा? एक समुच्चय कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। रीजन ये कि इसमें जो भी अक्षर हैं सभी का संबंध किसको दर्शा रहा है? स्वर हैं। अब इन स्वरों को हटा दिया जाए तो बाकी सभी क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। इस तरह से अगर बात कर लें प्राकृतिक संख्या, अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या का संग्रह एक समुच्चय होगा। लेकिन अगर प्राकृतिक संख्या के पहले आप 0 लगा के लिखें तो आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या के पहले अगर 0 हम लगा देंगे तो वह प्राकृतिक संख्या से बन जाएगा पूर्ण संख्या। अगर बात करें प्राकृतिक संख्या और प्राकृतिक संख्या के पहले 0 बना देंगे तो ये अंकों का एक संग्रह बनेगा, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं के लिए समुच्चय नहीं होगा। लेकिन जब यही बात कर ले कि पूर्ण संख्याओं का संग्रह, तो पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनेगा और ये संग्रह एक समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से कोई भी संग्रह समुच्चय तभी कहलाएगा जब उसमें जितने वस्तु होंगे। अच्छा, एक बात याद रखिए कि संग्रह अगर है, समुच्चय है, तो समुच्चय किसे कहा गया? वस्तुओं के संग्रह को। तो जिसे हम संग्रह में वस्तु के रूप में लेते हैं, तो वस्तु के रूप में आप जब लेंगे तो इसमें आपको एक शब्द मिलेगा अवयव। अवयव मतलब जिन वस्तुओं से मिलकर के,
संग्रह बन रहा है और उस संग्रह को समुच्चय कहा गया, उसे वस्तु भी कहते हैं, उसे अवयव भी कहते हैं। वस्तु तो एक ही थिंग हो गया, वस्तुएं कहना सही रहेगा क्योंकि कई सारे वस्तुएं मिलकर के संग्रह बनाती हैं, और अवयव मतलब कई सारे अवयव मिलकर के जो है एक संग्रह का निर्माण करेंगे। तो वस्तुएं और अवयव ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो उम्मीद है समुच्चय समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि समुच्चय तभी कहलाता है जब वस्तुओं के संग्रह में उनका एक गुण मैच करता हो। अब जैसे बात कर लें कि धार्मिक पुस्तकें, अगर हम कह दें कि धार्मिक पुस्तकों का संग्रह, अब अगर धार्मिक पुस्तक की बात करें तो यहाँ कौन से धर्म की बात है ये बात नहीं है, बस उसमें ऐसे पुस्तक हों जो किसी भी धर्म से रिलेटेड हों, तो उन पुस्तकों का जो संग्रह बनेगा वो एक समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। अब अगर धार्मिक पुस्तकों के अलावा कोई अदरवाइज उपन्यास डाल दो, कोई कहानी का बुक रख दो, या आप अपने सब्जेक्ट का कोई कॉपी रख दो, किताब रख दो, तो उसमें क्या होगा कि वो एक संगठन तो बन जाएगा, संग्रह तो बन जाएगा, लेकिन बात हो रही है धार्मिक पुस्तक की, तो इसके अकॉर्डिंग वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो चलिए अब समुच्चय कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है समुच्चय, इन समुच्चय किसे कहते हैं? तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ देखिए सुपरिभाषित का अर्थ यही है कि एक ऐसा संग्रह बनना चाहिए कि उन वस्तुओं का एक गुण आपस में मैच करे। अब जैसे एग्जाम्पल स्वरूप यहाँ दिया गया है कि अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह। अब देखिए ये सभी क्या है, स्वर हैं, और इनमें संबंध स्वर होने का है। 1 से 10 तक की सम संख्या है, तो 1 से 10 तक की केवल सम संख्याओं को लिया गया है, तो इन अंकों में सम संख्या होने का संबंध है। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, अब यहाँ जो भी अंक हैं ये क्या है, इनमें संबंध है कि ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। कक्षा 11 के गणित पढ़ने वाले छात्रों का संग्रह, अब माने कक्षा 11 के जितने छात्र हैं और उसमें कुछ बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, कुछ गणित पढ़ते हैं। अब बात हो रही है कि कक्षा 11 के गणित पढ़ने वाले छात्र, अब केवल उन्हीं छात्रों का संग्रह बनना चाहिए जो कक्षा 11 में पढ़ते हैं, 11 में और गणित पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी में आ गया कोई बायोलॉजी का छात्र आके बैठ गया तो वही कक्षा 11 के छात्र का तो संग्रह बनेगा, लेकिन गणित पढ़ने वाले छात्रों के अनुसार वो समुच्चय नहीं बनेगा, अर्थात वो इसके गुण को भंग कर देगा। तो कक्षा 11 में गणित पढ़ने वाले का सभी छात्र एक साथ बैठे हुए हैं तो उनका संग्रह क्या कहलाएगा, एक समुच्चय कहलाएगा। अब फिर यहाँ पर बात आता है कि समुच्चय को कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, उसका संकेतन क्या होता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर समुच्चय का संकेतन, यहाँ थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा हेडिंग डाल दिया था तो ये मिस्टेक हो गया। समुच्चय का संकेतन, अब संकेतन का अर्थ है कि समुच्चय तो हमें समझ में आ गया, लेकिन समुच्चय को हम प्रेजेंट कैसे करेंगे लिख करके। तो देखिए यहाँ पर इसके शब्दों को समझते हैं। समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक, यहाँ पर ये मझला कोष्ठक का हमने चिन्ह बना दिया है, अंदर कामा लगा करके लिखते हैं। कामा नहीं, बस इसे डाट लग गया, कामा लगा कर लिखते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए अवयव मिला ना। अब जैसे हमने कहा कि अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, तो अंग्रेजी के स्वर A-E-I-O-U होते हैं, कहा गया मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिखते हैं। तो इस तरह से A-E-I-O-U कामा लगाया गया और इस संग्रह को किस में लिखा गया, मझले कोष्ठक के अंदर। तो अगर कोई समुच्चय लिखना होता है तो उसके अवयवों को कामा लगा करके मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। तो ये होता है समुच्चय का संकेतन। और क्या होता है, अब अगर कई समुच्चय एक साथ हैं लिखे गए हैं तो उनको अलग अलग कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा संगठन, कौन सा समुच्चय किसके लिए प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों, देखिए यहाँ लिखा गया है, लिखते हैं तथा समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से और अवयवों को अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि समुच्चय है, यहाँ पर लिखा गया है, तो अगर स्वरों का समुच्चय है तो इसको कहेंगे समुच्चय A, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, और ये मझला कोष्ठक लगा देंगे तो इस तरह से बन जाएगा। अगर कह दिए कि कक्षा 11 के गणित पढ़ने वाले छात्रों का नाम का सूची बनाइए, तो अगर यहाँ सभी का नाम लिखते जाएंगे तो नाम के आगे क्या लगा देंगे, सभी के बीच में कामा लगा देंगे और इनके नामों को किस में लिखेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर। अब इस समुच्चय को किसी से दर्शाना होगा तो इस समुच्चय का नाम हो जाएगा समुच्चय B। इस तरह से अगर बात कर लें फलों का समुच्चय, या फिर ये कह दें कि
भारत के सभी प्रधानमंत्री का समुच्चय, तो समुच्चय को सी से दर्शाएंगे और जितने भी प्रधानमंत्री हैं सभी के नाम को यहाँ मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे और नाम के बीच बीच में क्या लगा देंगे, कामा लगा देंगे। तो इस तरह से जो संग्रह बनेगा, एक समुच्चय होगा, तो समुच्चय को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिखते हैं और समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं। और एक विशेष बात याद रखिए कि कोई भी अवयव अगर है तो वो 2 बार नहीं लिखा जाता। जैसे अगर हम बात करें SCHOOL, स्कूल, स्कूल एक शब्द है। अब इसमें जितने अक्षर हैं इन अक्षरों का उपयोग करके अगर एक समुच्चय का निर्माण किया जाए तो SCHOL। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि O था, लेकिन यहाँ जब समुच्चय लिखा गया तो केवल एक ही अवयव को लिखा गया। इसका अर्थ क्या है कि ये जो अक्षर हैं ये स्कूल शब्द के अक्षर हैं और इसमें से जो अक्षर 2 बार है उसको एक ही बार लिखा जाता है। ऐसे ही जैसे एलिफेंट आप पढ़ते हैं ELE, नहीं एलिफेंट में तो सब ELEPHENT ये नहीं होगा, APP लेते हैं, APPLE एप्पल। अब इसमें देखिए P जो है ये P 2 बार आया है, लेकिन अगर एप्पल जो शब्द है इसके अक्षरों का उपयोग करके अगर हम एक समुच्चय बनाए तो P को एक ही बार लिखा गया। तो इस तरह से किसी भी समुच्चय के जो अवयव होते हैं उनको मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा करके लिखते हैं, लेकिन अवयव को एक ही बार लिखेंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे। और उस समुच्चय को दर्शाने के लिए अंग्रेजी के किसी बड़े अक्षर का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये होता है समुच्चय का संकेतन। इस तरह से समुच्चय को क्या करते हैं, संकेतित करते हैं। दूसरा है समुच्चय निरूपण, मतलब कि समुच्चय को कितने तरीके से हम निरूपित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि समुच्चय को निरूपित करने की जो 2 विधियां हैं, पहला है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप, दूसरा है समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि। तो हम समझते हैं कि ये रोस्टर विधि जो है इसका क्या मतलब है। तो देखिए जब हम किसी समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाते हुए लिखते हैं तो समुच्चय के इस प्रकार लिखने की विधि को कहा जाता है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप या सारणीबद्ध विधि कहा जाता है। अब हमने ये जो समुच्चय लिखा है इसका अर्थ क्या है, इसमें हमने लिखा है कि 1 से 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हमने लिखा है 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पर 7 8 9 और 10, यहाँ हमसे गलती हो गया, 8 9 10 6 7 8 9 10, सॉरी चलिए ठीक है, 1 2 3, मतलब 1 से 10 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनको हमने मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाते हुए लिखा। तो इस तरह से लिखने की प्रक्रिया जो होती है इसी को कहते हैं रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। यानी यहाँ पर देख लीजिए जो AEIOU है सभी अवयवों को यहाँ प्रेजेंट किया गया है और मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा के लिखा गया है। तो इस तरह से समुच्चय को जो संकेत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो ये जो विधि है इसी विधि को कहा जाता है रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि। समुच्चय निर्माण में क्या होता है कि इसमें अवयवों को जो है दर्शाया नहीं जाता है बल्कि अवयवों के गुणों को दर्शाया जाता है। अब गुणों को कैसे दर्शाया जाता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर हमने कहा कि ये जो समुच्चय है, मान लो कि समुच्चय A है, समुच्चय A में जो अवयव हो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं जो कि 1 से 10 तक हैं। अब इनको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि, देखिए यहाँ पर समझ सकते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप को गुण विधि भी कहा जाता है क्योंकि इसमें समुच्चय के अवयवों को ना लिख करके उनके गुणों को प्रदर्शित किया जाता है। तो अब इसको नहीं लिखेंगे बल्कि इसके गुण के बारे में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल n और स्मॉल n एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N और जो है 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10,
नहीं हाँ इक्वल। इसका मतलब क्या है कि या तो इस तरह संकेत कर सकते हैं, एक तरह से और इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं। मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, हमारा हैंड राइटिंग जो है थोड़ा सा गड़बड़ है, आप एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, एक्स सच दैट एक्स 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं यहाँ पर है। तो फिर से मैं रिपीट करूँगा, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं, लेकिन समुच्चय निर्माण रूप या गुण विधि में समुच्चय के अवयवों को प्रदर्शित ना करके बल्कि मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया एक्स सच दैट, ये जो अनुपात जैसा चिन्ह आप देख पा रहे हैं इसको सच दैट बोला गया, इक्वल स्मॉल एन। यहाँ स्मॉल एन जो है ये 1 से 10 तक के अवयवों को दर्शा रहा है, अर्थात ये प्राकृतिक संख्या का अवयव है। यहाँ पर ये चिन्ह है इसको एलिमेंट्स बोलते हैं, आगे हम इसको बताएंगे। फिलहाल जानिए स्मॉल एन एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब है प्राकृतिक संख्या, लेकिन प्राकृतिक संख्या में से केवल कुछ अंकों को लिया गया ये बता रहा है। अब स्मॉल एन के पहले क्या लिखा गया, 1 लेस देन इक्वल एन लेस देन इक्वल 10। इसका अर्थ है 1 से लेकर 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को लिखा गया है। और इसी को शब्दों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक्स सच दैट एक्स 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं। तो इस तरह से समुच्चय निर्माण विधि में दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ रफ वर्क में बताना चाहूँगा। ये जो अनुपात जैसा चिन्ह है इसको एक ऐसे सिंगल लकीर से भी दर्शाते हैं, और इन दोनों का जो अर्थ है इसको इंग्लिश में कहते हैं सच दैट, और इसका हिंदी में अर्थ होता है ऐसा है कि। ठीक है, तो इस तरह से समुच्चय को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब बाकी हमको ये पढ़ना है, अब आगे का जो है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो हमने क्या बताया कि जो अनुपात जैसा चिन्ह आपको दिखाई देता है उसको बोलते हैं सच दैट ऐसा है कि। ठीक है, और एक चिन्ह इसको पड़ी पाई की तरह दर्शा सकते हैं, सॉरी इस तरह सिंगल लकीर की तरह से, और एक सिंबल आपने इस तरह से देखा, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। अब इसकी यूज को हम लोग समझेंगे कि कब ये हमको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय हमने लिख दिया, समुच्चय ए इज इक्वल हमने लिया 2 4 6 8 10, ये हमने कुछ समुच्चय लिया। अगर बात करें कि समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो अगर 2 4 6 8 10। अब इसको अलग अलग अवयवों को अगर समुच्चय ए से प्रदर्शित करना है तो कैसे लिखा जाएगा, तो 2 एलिमेंट्स ऑफ ए। इसको अगर शब्दों में कहें तो 2 एलिमेंट्स ऑफ ए। इस तरह से अगर हम बात करें 4 की तो 4 एलिमेंट्स ऑफ ए, 6 एलिमेंट्स ऑफ ए, 8 एलिमेंट्स ऑफ ए एंड 10 एलिमेंट्स ऑफ ए। इस तरह से हमको ये मिला। लेकिन अगर इस समुच्चय ए के लिए बात करें कि क्या 3 एलिमेंट्स ऑफ ए है, मतलब कि 3 समुच्चय ए का अवयव है, तो कहेंगे नहीं नॉट एलिमेंट्स ऑफ। क्यों? क्योंकि 3 इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी 3 नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए। इस तरह से 5 नॉट एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब जो 5 है वो ए का अवयव नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए में जो भी अवयव हैं उनमें से अगर 5 को देखा जाए तो नहीं है, तो ये नॉट एलिमेंट्स होगा। अर्थात अगर किसी समुच्चय में अवयव है तो उस अवयव को समुच्चय के साथ लिखेंगे तो उसके बीच में एलिमेंट्स का चिन्ह लगा देंगे। और अगर कोई अवयव इस प्रकार से है कि उस समुच्चय में उपस्थित नहीं है तो उसके बीच एलिमेंट्स का चिन्ह लगा करके क्रॉस कर देंगे, जिसका अर्थ है कि वह अंक उस समुच्चय का अवयव नहीं है। तो इस तरह से हम इस एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे।
अब प्रश्नावली पढ़ेंगे तो इसका उपयोग आपको मिलेगा कुछ, बाकी ये सच दैट ऑल एलिमेंट्स हो गया। अब कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं जिसमें हम समझेंगे कि समुच्चय को रोस्टर विद और सारणी विद कैसे लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल लिया है। यह समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए अब ये जो दिया है यह एक द्विघात बहुपद है, x² + x - 2 = 0। अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो आपको मिलेगा x² + 2x - x - 2 = 0, और हल करने पर आपको मिलेगा x + 2 और x - 1। इस तरह से x + 2 x + 2 और x - 1, और जब मान निकलेगा तो x का मान होगा 1, -2, ये मान मिल जाएगा। अब ये जो दो अंक मिले वो x इस बहुपद के हल हैं। कर इस हल को रोस्टर रूप में लिखिए। तो अगर रोस्टर रूप में लिखना है तो क्या करें, समुच्चय समीकरण इतने के जो हल होंगे उसको समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। तो अब इस समुच्चय का जो हल निकल करके आया वो हल है क्या, 1, -2। अब अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मझले कोष्ठक के अंदर दोनों अवयवों को कामा लगा के लिख देना है। ये हो गया इस समुच्चय का हल और इसको रोस्टर रूप में लिख दिया गया। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है समुच्चय x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, अर्थात x² < 40 को रोस्टर रूप में लिखिए। अब यहाँ समझिए इसका अर्थ पूरा समझिए। कर x सच दैट x मतलब x एक ऐसा संख्या है, कैसा है, धन पूर्णांक है। अब अगर पूर्णांक की बात करें थोड़ा सा हम पूर्णांक पर चर्चा कर लें। देखिए आप लोग संख्या रेखा पढ़े होंगे, संख्या रेखा में मिड पॉइंट में 0 होता है। ये हो गया आपका राइट साइड और ये हो गया लेफ्ट साइड। राइट साइड में जो भी डिजिट लिखा जाता है वो सभी प्लस में लिखे जाते हैं, वो सभी डिजिट प्लस में होते हैं। लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट लिखे जाते हैं सब माइनस में होते हैं। लेकिन यहाँ पर किसकी बात किया हुआ है, धन पूर्णांक की बात किया हुआ। देखिए धन पूर्णांक की बात किया हुआ है तो धन पूर्णांक को ले लेंगे। अब धन पूर्णांक की बात करें तो गिनती जो 1 2 3 4 5 इस तरह से जाता रहेगा। लेकिन कुछ कंडीशन यहाँ दिया हुआ। कंडीशन क्या है, x² = 4, अर्थात अगर हम बात कर लें कि x = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चूँकि धन पूर्णांक की बात किया है तो हम इस तरह से 1 से शुरू करके अनंत तक लिखते चले जा सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये बना कि क्या ये सभी अंकों को हम एक समुच्चय के रूप में लिख सकते हैं, उस तो पता चलेगा इस कंडीशन से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो अगर देखिए x के जगह पर 1 लिखेंगे तो x का वर्ग 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग 1 ही होगा जो कि 40 से छोटा है। 2 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ जो चिन्ह है इस चिन्ह का मतलब है कि x की जगह पर कोई अंक रखेंगे और उसका वर्ग निकलेगा तो उसका वर्ग 40 से छोटा होना चाहिए। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा जो कि 40 से छोटा है। अगर x के जगह 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 40 से छोटा। 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 होगा 40 से छोटा। 4 का वर्ग 16 40 से छोटा। 5 का वर्ग 25 होगा 5 40 से छोटा है। 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग 49। अब देख लीजिए अगर x के जगह पर 7 रखेंगे तो तुरंत 49 हो जाएगा जबकि 40 से बड़ा है। इसका मतलब x के सभी धन पूर्णांक है, लेकिन 7 से ऊपर के जो भी अंक हैं उनको हमें शामिल नहीं करना है, केवल 1 से लेकर 6 तक के अवयवों को ही लिखना है जो कि इस समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। अब ये देखिए इसमें केवल समुच्चय के अवयवों के गुणों को दर्शाया कि एक धन पूर्णांक है, लेकिन ऐसा धन पूर्णांक होगा कि उनका वर्ग करने पर 40 से छोटा अंक प्राप्त होगा। तो इस तरह से ये हमको ये जो अंक मिला 1 से 6 तक ये वही अंक हैं जिनको हम वर्ग के रूप में करेंगे तो 40 से छोटे अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो ये है रोस्टर फॉर्म। यहाँ पर देख लीजिए ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें, तो ऐसे कंडीशन में पहले हमको समझना पड़ेगा कि इन अवयवों में संबंध क्या है। तो 1 4 9 16 25 इस तरह दिया हुआ। तो अगर ध्यान समझा जाए तो प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट होता है। तो अगर 1 का हम वर्ग करें तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग करें तो 4 होगा,
3 का वर्ग करें तो 9 होगा, 4 का वर्ग करें तो 16 होगा, 5 का वर्ग करें तो 25। यानी अगर देख पा रहे हैं तो 1 4 9 16 25 यही मिल रहा है जो कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है। अर्थात अब इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप अर्थात इसके गुण विधि को लिखना है तो गुण विधि में जब लिखेंगे तो क्या कर देंगे कि x सच दैट x इज इक्वल n स्क्वायर, जहाँ n एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N और लेकिन n का तो मान है हाँ कैपिटल N, मतलब कि n का वर्ग होगा और n का किसका अवयव है, प्राकृतिक संख्या का। अर्थात प्राकृतिक संख्या के सभी अंकों का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, तो ये रोस्टर रूप में जो अवयव है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या है, शब्द बेटर। अब आप देखिए जो बेटर है इसके शब्द में जो अक्षर है इन अक्षरों का उपयोग करके एक समुच्चय लिखना है, लेकिन किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो रोस्टर रूप में भी लिख सकते हैं और समुच्चय निर्माण विधि में, तो दोनों विधियों में इसको लिखेंगे। तो अभी हम इससे पहले बता चुके हैं कि कोई शब्द अगर दिया हुआ है और उसके अक्षरों का प्रयोग करके समुच्चय लिखना है तो अक्षरों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा करके लिखेंगे, लेकिन जो अक्षर 2 बार होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे ई 2 बार है, टी 2 बार, लेकिन एक ही बार लिखा गया। अब अगर इसको हम लिखें समुच्चय निर्माण विधि में तो लिखेंगे, जैसे यहाँ समुच्चय 1 नाम दे दो, समुच्चय भी नाम दे दो, तो कहेंगे x सच दैट x बेटर शब्द के अक्षरों का समूह या संग्रह, इस तरह से। तो ये जो हो गया रोस्टर रूप और हो गया समुच्चय निर्माण। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर दिया 1 2 3 6 9 18 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखे, अर्थात ये रोस्टर रूप में लिखा है, इसके गुण विधि को लिखना है। तो अब यहाँ पर समझना होगा कि ये किस तरह से रिलेटिव हो रहा है इसके अवयव। तो यहाँ पर अगर ध्यान समझा जाए तो पता चल रहा है कि 18 जो है ना, 18 में किन किन अंकों से भाग चला जाएगा, तो 1 2 मतलब 1 से तो सभी को डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी 18 डिवाइड होगा, कौन 18, और 18 से तो 18 डिवाइड ही होगा, मतलब 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे 18 आएगा, 2 9 18, 3 6 18, 6 3 18, 9 2 18, 18 कम 18, मतलब ये जो अवयव है ना ये 18 के गुणज हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x सच दैट x 18 के सभी गुणज, कामा 18 के सभी गुणज, 18 के सभी गुणज हैं। तो इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे और हमको रोस्टर रूप या समुच्चय निर्माण रूप में लिखना होगा। तो कुछ एग्जाम्पल थे। अब हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।